Hello students. Today we are going to learn the water resources, which is a part of environmental science, and especially it is a part of renewable energy resources. Now we have to find out whether the water resource is applicable for different situation or not. And as we know, the water is a universal matter compound which is used in a different section of our work, and we will need to find out how this resources is used and how this resources is being deployed in different section of our work, and why this water is so important for our daily life. It is must to understand, and how the depletion and the categorization of water in terms of pollution as in terms of contamination is स्टडीड नाउ। वाटर रिसोर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि यह क्या है। हम जानते हैं कि वाटर जो है साइकिल के फॉर्म पे इन्वायरमेंट में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है, जिसमें कि वो इवोपोरेशन के थ्रू हो सकता है, उसमें प्रेसिपिटेशन हो सकता है, और हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स में वो मेंटेन किया जाता है, चाहे वो रिवर्स के फॉर्म्स में हो, लेक्स के फॉर्म्स में हो, और सपोर्ट हो इन अ वैरायटी ऑफ aquatic ecosystem. We know this is a presentation, this is basically a kind of illustration where we can understand कैसे इवोपोरेशन हो सकता है। दो तीन टर्म हमारे सामने यहाँ पे है। दूसरा हमारे पास ट्रांस ट्रांसपायरेशन है। तीसरा हमारे पास है सब्लिमेशन। तीन कैटेगरीज से वाटर सीधे सीधे क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहला इवोपोरेशन, लेक हो या बड़े बड़े सी हो, समुद्र हो, ओशियंस हो, तो वहां से वाटर जो है वह इवोपरेट होके क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से प्लांट्स, हर्ब्स या जो भी हमारी फॉरेस्ट की कंडीशंस हैं, उससे वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू कंडेंस होके क्लाउड्स बनाता है। और दूसरी बात, हमारे पास जो लेक्स हैं, जो से सरफेस और सब सरफेस वाटर है, वहां से इवोपरेशन होता है। तो इवोपरेशन के बेसिस पे वाटर कन्वर्ट होके कंडेंस होके क्लाउड्स के फॉर्म में आता है। जब ये क्लाउड्स एयर से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करते हैं, और जब इनका प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये वाटर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हमें धरती पर वापस मिल जाता है। ये एक प्रकार की साइकिल है, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम या वाटर साइकिल हम इसको बोलते हैं, जहां पर कंडेंसेशन के बाद वाटर का प्रेसिपिटेशन फिर उसी फॉर्म में मिलता है। अगर हम देखें तो आइस के टर्म्स में ये डिपॉजिट हो जाता है, पानी के फॉर्म में रन ऑफ हो जाता है, और अल्टीमेटली ये सब सरफेस और सरफेस वाटर में हमें मिल जाता है। हम बात करते हैं वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, which contains species and animals that are highly moisture dependent. All aquatic systems are used by large number of people for their daily needs, such as drinking water, washing, cooking, watering animals and irrigating fields. हम बिना पानी के वी कैनॉट सर्वाइव डेफिनेटली, बिकॉज हमारी जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है वो बिना पानी के नहीं हो सकती है। द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें वाटर का पूरे संसार में, वर्ल्ड में, इट कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, बट only 3% of this is a fresh water. Of this, 2% is in a polar ice caps, and only 1% is usable water in rivers. चाहे वो लेक्स हो, सबसॉइल एक्वीफर्स हो, उसमें लगभग सिर्फ और सिर्फ 1% पानी ही रहता है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस कैन बी एक्चुअली यूज। बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं हो पाता है। एट ग्लोबल लेवल 70% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल, about 25% of industry, and only 5% is used for the domestic users, घरों में काम। अगर ओवरऑल ग्लोबली हम देखा जाए वाटर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हाउएवर दिस वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज use a greater percentage for industry. इंडिया uses 90% of for agricultural, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए 90% पानी एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होता है, 74% फॉर द इंडस्ट्री एंड 3% फॉर डोमेस्टिक यूजेस।
वाटर रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि आज के समय में इसके जो लेवल्स हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन पहुंच चुके हैं और लगभग 2025 तक ये सिचुएशन और बढ़ सकती है। ग्लोबली 21-31 कंट्रीज ऐसी हैं जो पानी की कमी से अभी भी प्रभावित हो रही हैं और लगभग अगर 2025 की बात करें तो 48 कंट्रियां इस प्रकार की जो सीरियस प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की उसको फेस करेंगी। यूनाइटेड नेशन कहता है कि 2050 तक 4 बिलियन पीपुल ऐसे होंगे जो पानी की कमी की वजह से अफेक्टेड होंगे। दिस विल लीड मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर। पानी की इस प्रकार से साझा करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पानी की वजह से बहुत सारी समस्या और भी भारत में भी बहुत सारी समस्या है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। 20 मेजर कंट्रीज इन इंडिया फेस chronic and interrupted water shortage. There are 100 countries that shares the water in of 12 large rivers and lakes. The upstream countries uh, could starve the downstream nations, leading to political unstable areas across the world. डेफिनेटली एक कंट्री के एरिया से पानी दूसरी कंट्री में जा रहा है, उसकी बॉर्डर से क्रॉस होके जा रहा है, तो पहली वाली कंट्री तो उसमें अपना दायित्व और उसके साथ साथ उसका जो मालिकाना हक है उसको ज़्यादा समझते हुए बात करेगी। और इसी वजह से एग्जाम्पल हम लेते हैं इथोपिया का, जो नील और इजिप्ट की बात करते हैं, विच इज अपस्ट्रीम ऑन द नील एंड इजिप्ट विच इज डाउनस्ट्रीम एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन द नील। यानी क्या है कि जो नील इथोपिया का एग्जांपल ले लेते हैं, विच इज अपस्ट्रीम ऑन द नील, नाइल रिवर के जो उसके अपस्ट्रीम पे है, एंड जिप्ट विच इज डाउनस्ट्रीम ऑफ द हाईली डिपेंडेंट ऑन द नील। यानी जो जिप्ट यानी मिस्र है वो नील के डाउनस्ट्रीम पे है, तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक। इंटरनेशनल अकॉर्ड दैट विल टुक एट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन सच एरियाज विल बिकम क्रिटिकल टुवर्ड पीस। इन दोनों की पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से समस्याएं होती रहती हैं, बढ़ती हैं। और भारत में हम जानते हैं बांग्लादेश ऑलरेडी हैव नेगोशिएटेड एग्रीमेंट ऑन द वाटर यूज ऑफ द गंगा। तो गंगा के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए, ध्यान रखते हुए बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और लोकल कन्फ्लिक्ट हम जानते हैं कहाँ पे, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हर जगह हमारे पास वाटर की समस्या को देखते हुए सबसे पहला एग्जाम्पल समझ में आता है भारत में। वो क्या हो रहा है, कृष्णा पानी के नदी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तो ये एक वाटर रिसोर्सेज जो कि 2025 तक इसकी क्राइसिस डे बाय डे बढ़ते जा रही है। इसके लिए बहुत सारे एनजीओज वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोकल पब्लिक इसके लिए काम कर रही है, टू प्रिजर्व द वाटर, टू कंजर्व द वाटर एंड इवन टू मेक द रिवर अलाइव। क्योंकि धीरे धीरे नदियाँ सूखती जा रही हैं, उनका जो वाटर लेवल कम होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जा रहा है। जितना पानी है वो पानी भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्योंकि वह पोल्यूटेड हो चुका है। ये इसकी समस्या है। और हम जानते हैं ओवर यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ये बहुत बिग प्रॉब्लम है आज के डेट में। वी आर बाउंड टू ड्रिंक बॉटल वन वाटर बिकॉज इवन पानी सबसे सस्ता और सबसे आसान होना चाहिए, सरल मिलना चाहिए, लेकिन ये पानी आजकल खरीदने को की कंडीशन पे आ गया है। With the growth of human population, there is an increased need of larger amount of water to fulfill a variety of basic needs. Definitely, हमें आवश्यकता डे टू डे एक्टिविटीज में पानी की रहती है। आज बहुत सारी कंट्रीज में रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर occurs in various levels. Most people use more water than they really need, ये भी एक समस्या है। एग्रीकल्चर ऑल्सो पोल्यूट सरफेस वाटर। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वहाँ पे पानी जो है पोल्यूट करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड्स में हम क्या करें, एक्सेसिव यूज करेंगे केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का। तो इनकी वजह से पानी क्या होगा, रन ऑफ होगा। और डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड से वाटर सब सरफेस और सरफेस वाटर में जाएगा, जिससे वहाँ की एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज ह्यूमन जो उससे डिपेंड करते हैं, उस रिवर बैंड से या उस सरफेस वाटर से, वो अफेक्टेड होंगी। उसके साथ साथ इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेन टू मिनिमाइज शॉर्ट टर्म इकोनॉमी गेन्स। तो क्या करता है कि वो जो मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वह अपनी छोटी इकोनॉमिक गेन्स को मीट आउट करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए वो नहीं सोचती हैं कि जो उसका एफ्लुएंट है, जो गंदा पानी है, वो कहाँ चला जाए, सरफेस वाटर में चला जाए। वो उसको प्रवाह नहीं करती, बाय नॉट बॉदरिंग अबाउट इट्स लिक्विड वेस्ट एंड रिलीजिंग इनटू द स्ट्रीम, रिवर्स एंड सी। वो अनावश्यक रूप से विदाउट प्रायर ट्रीटमेंट उस इफ्लुएंट्स को वो रिवर्स और स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में डाल देते हैं।
और इसकी वजह से इसका एक टेंडेंसी बढ़ रही है कि जो वहाँ की एक्वाटिक और वहाँ की लोकल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। चेंजेस इन द क्लाइमेट एट अ ग्लोबल लेवल कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन में अब हैव नाउ बिगन टू इफेक्ट आवर क्लाइमेट। तो पानी और उनकी सबसे जो पूरे हमारा वातावरण है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। इन सम रीजन ग्लोबल वार्मिंग एंड एल नीनो विंड्स हैव क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म्स। तो ये क्लाइमेट चेंज का भी वाटर से रिलेशन हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पानी का डिप्लेशन हो रहा है, उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसका भी एक कॉज हो सकता है। तो बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है कि वो ड्रॉट भी आ जाता है, पानी जहाँ बिल्कुल कम है तो ड्रॉट्स है। एवरीवेयर द ग्राउंड ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन is leading to increasingly errating and unpredictable climate effects. This has seriously affected regional हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन। जो हमारे आसपास की जो हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है वो प्रभावित हो चुकी है पानी के दूषित होने की वजह से, पानी के प्रदूषित होने की वजह से, और जिसका एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी कम हो रहा है, और कहीं कहीं पे ड्रॉट इतना आ रहा है, और कहीं कहीं फ्लड्स इतने ज़्यादा हैं, बहुत समस्या है। फ्लड्स हैव बीन सीरियस इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स for centuries, have evolved erased by rivers, overflow at their banks and becomes progressively more damaging. People have deforested catchment in intensified use of river floods. तो ये समस्या हम देख रहे हैं जिसमें कि फ्लड्स इतना ज़्यादा है कि वहाँ पूरा एक लंबे एरिया को कवर कर लेता है, जहाँ की जो लैंड है वो पूरी पानी में डूब जाती है। न वो पानी पीने के लिए योग्य है, ना वो पानी किसी काम के है, जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारा डैमेज हो जाता है। Wetlands in floodplains are nature's flood control system, into which overfilled rivers could spill and act like as a temporary sponge, holding the water and preventing fast flowing water for damaging surrounding lands. तो जो वहाँ की खेती बाड़ी है, वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी इफेक्ट करता है। और दूसरी बड़ी बात, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी बढ़ रहा है, और डिफॉरेस्टेशन हिमालयन रेंज में अगर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आएंगे हर साल, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, वहाँ की जो फसल है वो खराब हो जाएगी, वहाँ के घर तबाह हो जाएंगे। इन द खास तौर पे गंगा की बात करते हैं, या उसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बाहर बहा के ले जाती है और बहुत सारे नुकसान को पैदा करती है। एक जगह फ्लड्स हैं, दूसरी जगह ड्रॉट्स हैं, सूखा पड़ा हुआ चारों तरफ। अधिकतर जो एरिड रीजन है संसार में, और जहाँ पे कोई भी बारिश होने की संभावना ही नहीं रहती, दिस लीड टू periods when there is a serious scarcity of water to drink, बहुत in farms, use in farms or provide for urban and industrial use. Drought prone areas are thus faced with irregular period of famine. तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह पे बहुत सारे फ्लड्स हैं, एक जगह पे बहुत सारा ड्रॉट है, तो इन दोनों की कंडीशन की वजह इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, और ये सब एक इन्वायरमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड, जो कि डिग्रेडेशन है उसकी वजह से हो रहा है। हम बात करते हैं वाटर जो एग्रीकल्चरल के लिए हो रहा है और पावर जनरेशन के लिए हो रहा है। इंडिया इंक्रीजिंग डिमांड वाटर की क्या हो रही है, इंटेंशनली इरीगेटेड एग्रीकल्चर के लिए जरूरत है। बिना खान पान के कुछ चीज़ें चलेंगी तो इरीगेशन करना ज़रूरी है। इरीगेशन के लिए इरीगेशन एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है, और उस एग्रीकल्चर के इरीगेशन ज़रूरी है। अब इरीगेशन होगा तभी अच्छी फसल पैदा होगी। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब डे टू डे इंक्रीजिंग डिमांड है, इकोनॉमी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को मीट आउट करने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रो पावर की जरूरत पड़ेगी, और हाइड्रो पावर के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। और डेफिनेटली क्या हो रहा है, या और दूसरी बात, पानी की रिक्वायरमेंट होगी कंजम्पशन इन अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, अर्बन एरियाज है, पानी वहाँ चाहिए। तो अब क्या होगा, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए बड़े डैम बनाए जाएंगे, और बड़े बड़े डैम बनाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इरिगेटेड एरियाज इंक्रीज फॉर फ्रॉम 40 मिलियन हेक्टेयर्स इन 1900 टू 100 मिलियन हेक्टेयर्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ानी पड़ेगी। इन 1950 जो ये आंकड़ा बताता है, 40 मिलियन हेक्टेयर से लेके 100 मिलियन हेक्टेयर में लगभग 50 साल में इंक्रीमेंट हुआ एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। एंड टू 271 मिलियन हेक्टेयर बाय 1998, यानी जो लगभग 271 171 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर का इंक्रीमेंट आया है। और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें डैम सपोर्ट करते हैं 30 to 40% को इन एरिया को इरिगेट करने के लिए, और इरिगेशन के साथ साथ ये पावर जनरेट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर को अगर मेंटेन किया जाए, जो फ्लड्स हैं वो डैम्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड्स को।
तो डैम बेनिफिट दे सकता है पावर जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज में जो यूज होता है वाटर उसकी सप्लाई के लिए, और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। इरिगेशन टू सपोर्ट कैश क्रॉप लाइक शुगर केन प्रोड्यूसेस एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी चाहिए। लार्ज लैंड होल्डर्स ऑन द कैनाल गेट द लाइन शेयर ऑफ वाटर, वाइल पुअर स्मॉल फार्मर गेट लेस और आर सीरियसली अफेक्टेड। पानी की समस्या इतनी बढ़ गई कि वी कैन फाइट फॉर इट। हम जानते हैं एग्रीकल्चर लैंड में हमारे पास रिक्वायरमेंट है, पानी के बिना उसकी कुछ होगा नहीं। और हम जानते हैं साथ साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें डैम्स की जरूरत पड़ेगी। डैम्स एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करने के लिए वाटर प्रोवाइड कराएगा, और साथ साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रीज एंड अदर अर्बन एरियाज। उसके साथ साथ हम मेन बात करते हैं कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की, कि भाई बात पानी तो है लेकिन कहीं पर सूखा है, कहीं फ्लड्स हैं, तो उसके लिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट किया जाए, वाटर को सेव करने की कैंपेन चलाए जाए। और जो जरूरी है टू मेक पीपल एवरीवेयर अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है किसी चीज के लिए। पानी की जो स्कार्सिटी हो रही है दिन पर दिन, उसकी कमी बढ़ती जा रही है। A number of measures need to taken for the better management of the world's water resources। इसमें क्या क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे जोहर्स बनाए जा सकते हैं, इसको स्मॉल रिजर्वियर कहते हैं, इंस्टीड ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वियर्स, स्मॉल कैचमेंट डैम्स बनाए जाएं वेटलैंड्स के लिए, जो उसकी ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए। सॉइल मैनेजमेंट किया जाए, माइक्रो कैचमेंट डेवलपमेंट्स हों, अफॉरेस्टेशन परमिट्स रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड एक्विफर्स, thus reducing the need of the large डैम। बड़े डैम्स न बनाए जाए, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाए, जंगल लगाए जाए। जंगल लगाएंगे तो पानी क्या होगा, लीच होकर उनके ग्राउंड टेबल को और रिचार्ज करेगा। ट्रीटिंग एंड रिसाइकलिंग म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, म्यूनिसिपल का वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, फिर रीयूज किया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए ही क्यों ना हो। और जो कैनाल्स हैं, जो डैम्स हैं, उसमें जो लीकेज है पानी का उसको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ द म्यूनिसिपल पाइप्स, पानी से जो हमारे पास डेली पानी आता है, कहीं कहीं हमने देखा होगा पानी लीक करता है, कोई उसको पानी को रोकने के लिए नहीं है। इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग in urban environment is the another solution for the sustainable water management। वाटर कंजर्वेशन मीजर्स इन एग्रीकल्चर सच एज यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, बहुत जगह पे ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग हो रहा है, जिसमें कि पानी के आसपास जो फसल है उसी के आसपास पाइप लगा के ड्रॉप वाइज ड्रॉप पानी से के द्वारा इरिगेट किया जाता है। प्राइसिंग वाटर एट इट्स रियल वैल्यू, मेकिंग पीपल यूज इट मोर रिस्पॉन्सिबली इफिशिएंटली एंड रिड्यूस वाटर वेस्टिंग। हम कम से कम लोगों को ये अवेयर कराएं कि पानी की कीमत क्या है, जिससे कि पानी का दुरुपयोग न करें। और पानी भविष्य के लिए बचा के रखना है, इसलिए हमको इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा पानी का। अगर ये मैनेजमेंट नहीं हुआ आने वाले समय में 2050 तक त्राही तराही मचनी स्वाभाविक है। इसके बाद हम देखते हैं डैम्स, तो हम अभी बात कर ही रहे थे। लगभग 45,000 लार्ज डैम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटीज एंड इकोनॉमीज दैट हार्नेस देयर वाटर सोर्सेज फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Current estimates suggest some 30 to 40% of irrigated land worldwide relies on dams। Hydropower जो है वो अराउंड कंटेंटर फॉर द यूज ऑफ स्टोर वाटर, करेंटली सप्लाइज 19% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन का जो है, टोटल पावर का जो है सप्लाई का 19% हाइड्रो पावर से हमें मिल रहा है। द वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इंडिया एंड चाइना दोनों हैव बिल्ड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्ज डैम्स। तो ये नहीं, हमारे संसार के लगभग 57% दो कंट्रीज चाइना और इंडिया ने ही डैम्स बनाए हुए हैं। डैम्स प्रॉब्लम है, फ्रेगमेंटेशन है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और रिवर्स, सीरियस इम्पैक्ट ऑन रिवरिन इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। सोशल कंसिक्वेंसेज होते हैं, लार्ज डैम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि जहाँ पे डैम्स बनेंगे वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं या अन्य लोग हैं जो वहाँ रह चुके हैं, तो उनको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे हमें उनको भेजना पड़ेगा, उनका डिस्प्लेसमेंट है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सोशल कंसिक्वेंसेज में वाटर लॉगिंग होगी, सैनिटाइजेशन सैलिनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग लैंड्स, dislodging animal population, damaging their habitat and cutting off their migration routes, fishing and travel by the boat disturbs,
The emission of the greenhouse gases from reservoirs due to rotting vegetation, carbon flows from the catchment is recently identified impact. तो ये डैम्स और डैम्स की प्रॉब्लम्स से हमें रूबरू होना पड़ता है, बट हम इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमारे पास हैं, तो इसकी वजह से ही हमें इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम जानते हैं बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करते हैं, और इरिगेशन के साथ साथ लेकिन जो एरिया है उस एरिया पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। वो सोशल डिस्टेंस, सोशल प्रॉब्लम और कंसिक्वेंसेस इसमें रहती हैं। इसके बाद हम एक स्टडी देखते हैं, जो स्टडी हमारे पास है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की, जहाँ पर हमने देखा था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इंडिया में लगभग 1993 में एक परिणाम स्वरूप आया था, जिसमें कि लोकल पीपल थ्रेटेंड विद द लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। भाई उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, डैम के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक विड्रॉल, तो प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने उस प्रोजेक्ट की वजह से विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जो लोकल पीपल थे थ्रेटन द लॉस ऑफ देयर लेवलीहुड, जो उनकी आजीविका है उससे उनको नुकसान होने की संभावना थी। होम्स इन द सबमर्जेंस एरिया, क्योंकि जिस एरिया में वो हैं वहाँ पे सबमर्जिंग होगी। This dam in Gujarat on Narmada has displaced thousands of tribal folk whose lives and livelihoods were linked to the river, the forest and their agricultural lands। क्योंकि जहाँ पे धरती पर जहाँ बनाया गया था सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो दे एंड देयर फिशरमैन इन एस्चुरी हैव लॉस्ट देयर होमलैंड्स, अपने घर बार छोड़ने पड़े। रिच फार्मर्स डाउन स्ट्रीम विल गेट वाटर फॉर एग्रीकल्चर। Social economic quality as well as enormous environmental losses, including loss of the biological diversity in the undated forest in the Narmada Valley। तो ये एक ऐसा केस स्टडी जिसको हमें देखने को मिल रहा है, ये है उसका पूरा सा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का पूरा एरिया, जहाँ पर नम बहुत सारे एरिया कवर्ड है, बहुत सारे ट्राइबल एरिया इस यहाँ की लैंड्स के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन इससे बेनिफिट भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। कहीं ना कहीं किसी कुछ दूसरी डिमांड को मीट करने के लिए किसी दूसरी डिमांड को हमें बंद करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके बेनिफिट के लिए, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। It is easy to make your notes for the explanation of different topics, as well as for the findings of their sources. Even we are talking about the different sources in environmental science, environmental studies। कहीं न कहीं तक ये आपके नोट्स के साथ साथ आपको लिखने के लिए भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आए तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।